हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसके कुछ लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसके जो पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो सीरीज जैसे हम कंटिन्यू करते हैं उस तरह से कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विज्ञान की देन। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग इस पर डिस्कस करें, उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक जरूर पहुंच जाए। तो सबसे पहले है विज्ञान की देन। तो विज्ञान की क्या देन है ना? और विज्ञान है क्या? हम भाई बात कर लेते हैं। तो विज्ञान है क्या आखिर? तो विज्ञान हमारे चारों तरफ जो भी चीजें, जो भी हमको सुविधा उपलब्ध कराती हैं या हमारे समय को भी बचाती है, हमारे श्रम को बचाती है, वो क्या है? वो विज्ञान की देन है। जैसे आपके घर में पंखा लगा हुआ है, ये क्या है? ये विज्ञान की देन है। आपके यहाँ कूलर है, ये क्या है? ये विज्ञान की देन है। एसी है, ये क्या है? ये विज्ञान की देन है। किचन में आप पहुंच जाए, वहां पे मिक्सर ग्राइंडर है, वो क्या है? विज्ञान की देन है। या आपका जो चूल्हा है, गैस सिलेंडर है, वो क्या है? वो विज्ञान की देन है। यानी हमारे आसपास, यानी हमारे घर ही में हर एक चीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जो भी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, वो जो भी चीजें आपके घर में है, वो विज्ञान की देन है ना? और अगर आप बात कर ले कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां पर विज्ञान ने अपनी अमिट छाप न छोड़ी हो। अब आप चिकित्सा के क्षेत्र में ले लीजिए। पहले क्या होता था? जिस तरह से अब इलाज होता है, क्या पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। इतनी जांचें, इस तरह से क्या क्या उनके नाम है, हर एक चीज आप लोग इससे हर चीज से अवगत है, ऐसा नहीं है। भाई हम भी क्या है, सामाजिक प्राणी है, हम लोग भी समाज में रहते हैं, तो जानते हैं कि हमारे आसपास क्या चीजें हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ क्या होता है? हर चीज वैज्ञानिक है। तो भाई हमारा डायग्नोस हुआ तो क्या है? वो विज्ञान है। हमारा एक्सरे हुआ, वो क्या है? वो विज्ञान है। यानी उस क्षेत्र में भी अमिट छाप छोड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, पहले लोग क्या करते थे? थोड़ी सी दूरी को तय करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता था। भाई उन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था। लेकिन आज क्या है? बहुत ज्यादा दूरी को तय करने के लिए बहुत कम टाइम देना रहता है। अभी कहीं पे और बंदा है, थोड़ी देर में, क्षण भर में कहीं और पहुंच जाता है। तो ये सब क्या है? ये विज्ञान ही की तो देन है ना? जैसे आपका भाई साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल यानी टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, और आपका वायुयान हो गया, आपकी रेलगाड़ी, बस, कार, हर एक चीज ये विज्ञान की देन है। ठीक है ना? तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान के दुरुपयोग से समस्याएं। कहते हैं जहां पर अच्छाई है वहां पे बुराई भी जरूर है। हर एक बंदे में ऐसा होता है, जब हम बंदे हैं हमारे में ये चीज है, अगर 99 चीजें अच्छी हैं तो एक चीज कोई ना कोई ऐसी होगी जो दूसरों को वो बुरी लगी होगी, या हमारे वजह से किसी को नुकसान भी पहुंचा होगा, है ना? तो इसी तरह विज्ञान ने हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन कहते हैं वरदान है तो अभिशाप भी है। लेकिन यूज पे होता है, सबसे बड़ी चीज है यूज। अगर अभी जल है, एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, बाद में इस पॉइंट पे चलते हैं। जैसे जल है, जल बिन क्या जीवन है? भाई जल बिन तो जीवन नहीं है। अगर आपको पानी ना मिले तो आप प्यास से मर जाएंगे। कोई भी, हम है, आप है, कोई भी हो, प्यास से मर जाएंगे। लेकिन अगर हम क्या हो, ज्यादा पानी हो और हम उसमें डूब जाएं तो क्या होगा? तब भी तो मर जाएंगे। यानी दोनों स्थिति में हम मर जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं यूज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर एक चीज का यूज बहुत जरूरी होता है। एक जबान ही ले लीजिए, छोटी सी एग्जाम्पल है, और जबान तो छोटी नहीं खैर होती है, लेकिन यहाँ पे ये एग्जाम्पल हम जरूर देंगे आपको। जबान कहते हैं बोलने से सब कुछ होता है। भाई बोलने से सब कुछ होता है, ये बात रियल है। लेकिन बहुत ज्यादा बोलने से चीजें बिगड़ती है। तो यानी क्या है? अगर आपने उस पर कंट्रोल किया है, कंट्रोल से चीजों को समझा है, तो ठीक है। वरना जबान तो नहीं कहती कि हम गलत हैं, आपने उसका यूज गलत तरीके से किया है ना? तो आपको एग्जाम्पल तो अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आएगा। अब हम चलते हैं कि विज्ञान कैसे वरदान अभी था और अभी अभिशाप कैसे हो गया।
तो आपने उसका यूज अच्छे ढंग से नहीं किया। भाई आप निकल जाए रोड पर तो वहां पे इतने यातायात साधन चल रहे हैं जहां पे क्या होता है, इतने धुआं निकल रहा है, तो क्या है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हमें हो रहा है। दूसरी बात, आप ये चीज ध्यान में रखिए, जैसे भाई खेतों में क्या होता है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, ये भी विज्ञान की देन है। लेकिन वो तो है, फायदेमंद है कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने से खेती में उसकी उपज में बढ़ोतरी होती है, लेकिन होता क्या है, उसके जो किसान के जो दोस्त हैं, मित्र कहे जाने वाले केंचुए, सांप, उनकी भी तो मौत हो जाती है। तो इस तरह से विज्ञान अभी वरदान था और अभी क्या हुआ, अभिशाप हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अगर हम डिटेलिंग करने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इतनी चीजें आपकी समझ में आई होंगी, आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। जरूरी नहीं होता है कि किताबी भाषा आप लेके बैठ गए, उसको रट्टा मारा और वही लिखा। आप चीजों को समझे और उसी तरह से अच्छे से हेडिंग डालकर आप लिखे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते रहें। उसके बाद है सजीव वस्तुएं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सजीव वस्तुएं होती क्या है। सजीव वस्तुएं यानी जिनमें जान होती है वो सजीव होती है, और निर्जीव वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती है वो निर्जीव होती है। अब आपके आसपास में ही सजीव चीजों को ले लीजिए, हम लोग क्या हैं, हम लोग सजीव हैं, हम लोग जिंदा है। हमें क्या चाहिए, हमें, आपको, सभी को क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए यानी भोजन चाहिए, है ना। ये सभी चीजें हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ये सभी चीजें यानी हम लोग जिंदा हैं। और हमारे आसपास में चेयर ले लीजिए, चेयर क्या सजीव है, ये इसको भोजन चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता, ये सांस लेती है, नहीं लेती है। ये टेबल है ना, मोबाइल ये है, और वो बात अलग की, आप ये मत कहिए कि जो है मोबाइल तो रिचार्ज लेता है, वो बात अलग की हो जाती है। लेकिन बता रहे हैं ये स्टैंड हो गया हमारा, ठीक है, और भी चीजें हो गई, विंडो हो गई, है ना। तो ये सब क्या है, ये निर्जीव चीजें हैं, ये ना तो सांस लेते हैं, ना तो इनको भोजन की नीड होती है, ये सब चीजें इन्हें नहीं चाहिए होती हैं। तो ये सजीव निर्जीव तो आप लोग बहुत पहले ही, बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तब हम लोगों ने पढ़ लिया था, आप लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। तो सजीव और निर्जीव वस्तुएं ये हो जाती हैं। उसके बाद है मानव निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुएं। तो मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं, है ना, जो मानव ने बनाया। भाई ये पंखे को किसने बनाया, मानव ने बनाया। कूलर को किसने बनाया, मानव ने बनाया। चेयर को किसने बनाया, मानव ने बनाया। तो ये क्या हो गई, अब ये हम ड्रेस पहने हैं तो किसने बनाया, तो ये मानव ने बनाया। आपने ड्रेस पहन रखा है, किसने बनाया, मानव ने बनाया। तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, चश्मा है, किसने बनाया, मानव ने बनाया। तो ये सब चीजें क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं। सूर्य क्या है, प्राकृतिक तो है। मिट्टी क्या है, प्राकृतिक तो है, हमें उपहार स्वरूप मिली है, हमारे यूज के लिए मिली है ना। तो ये प्राकृतिक वस्तुएं हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर। तो अंतर भाई बहुत ही आसान है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर ये हो जाता है कि सजीव जो है वो सांस लेता है, निर्जीव सांस नहीं लेता है। सजीव में क्या है कि इसे भोजन चाहिए होता है, निर्जीव में भोजन नहीं चाहिए होता है ना। सजीव क्या है भाई, जन्म लेता है। हम लोगों ने क्या किया, जन्म लिया, पहले शिशुअवस्था में थे, फिर बाल अवस्था में आए, है ना, फिर किशोरावस्था में आए। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें ऐसा तो नहीं है आपने चेयर बना ली, चेयर बनवा ली, तो उसके बाद क्या चेयर बढ़ी या घटी, ऐसा तो नहीं है। या उसने भोजन मांगा, नहीं मांगा, या उसने सांस ली, नहीं ली, तो वो निर्जीव वस्तुओं में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है जलीय पौधे और जलीय जानवर। अब जलीय पौधे और जलीय जानवर भाई जो जल में रहने योग्य होते हैं, जो जल में रहते हैं, वहां पे वो अनुकूलन उनका होता है। अनुकूलन का मतलब ये होता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं उसके अनुकूल हम ढले हुए हैं। जैसे भाई मौसम के अकॉर्डिंग भी ढलना पड़ता है, और दूसरी बात ये होती है कि हमें जो हमारे घर का माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग भी ढलना रहता है। जब तक हम ढलेंगे नहीं तब तक हम जीवन जी नहीं पाएंगे, है ना। जो ढल जाता है, जो उसके अकॉर्डिंग चल लेता है, और जो हर चीज सह के आगे निकल जाता है, वही जी पाता है। और जो ये सब नहीं कर पाता है तो वो नहीं जी पाता है। तो ये अनुकूलन हो जाता है। यानी जैसे हमारे यहाँ क्या है, अपने यहाँ भैया क्या है कि 4 महीना सर्दी, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बारिश होती है। तो हम लोग इसके अनुकूल, हमारा शरीर यहाँ के अनुकूल ढला हुआ है।
कहीं पे गर्मी ही गर्मी पड़ती है, वहां पे उनके शरीर के अकॉर्डिंग है, कहीं पे सर्दी ही सर्दी पड़ती है, बर्फ ही बर्फ रहती है पूरे साल यानी 365 दिन। तो वहां पे जो है लोग, तो उनका शरीर उनके अकॉर्डिंग ढला हुआ है। तो जहाँ पे जो होता है वो अनुकूलन होता है। और यहाँ पे क्या है, जलीय पौधे। अब जो जलीय पौधे हैं वो जल के अकॉर्डिंग ढले हुए हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उनकी पत्ती कैसी होती है, मोमी होती है। अगर मोमी परत ना हो तो पत्तियां सड़ नहीं जाएंगी। अभी ऐसी आप पत्ती डाल दो नॉर्मल सी, जो जल में नहीं, जो थल में रहते हैं पेड़, तो अगर उनकी पत्ती आप जल में डाल देंगे तो वो पत्तियां सड़ जाएंगी। लेकिन जो जलीय पौधे हैं उनकी पत्तियां नहीं सड़ेंगी, ना उनके पौधे सड़ेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, वो बढ़ोतरी करते हैं, है ना। उनमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। क्यों? क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग ढले हुए हैं। अब जलीय जानवर, जो जल में रहने वाले जो जानवर है, तो क्या वो थल में रह पाएंगे? वो थल में नहीं रह पाएंगे। या अगर अब ये सोचे कि हम लोग जल में रह पाएंगे, तो क्या जल में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम उसके अनुकूल नहीं है ना। और जो जल में जैसे मछली रहती है, अभी उसको जमीन पे आप रख दो तो क्या होता है, जमीन पे आते ही वो मर जाती है। या आप कहो मछली पेड़ पे रहने लगे तो क्या रह पाएगी? नहीं। या आसमान में उड़ने लगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जो शरीर है धारारेखित शरीर है, और उसका नाव की तरह से, ऐसे ही तो भाई मछली होती है ना, तो नाव की तरह वो बनी होती है। तो उसके जो गिल्स होते हैं वो मुंह से क्या करता है, पानी वो मछली लेती है और अपने गलफड़ों से वो निकाल देती है। यानी कि मतलब ये होता है कि वो जल में रहने के अनुकूल है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका डिस्कस कर लिया कि जलीय पौधे और जलीय जानवर के बारे में। अब बात करते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय मतलब ये होता है कि जिनको हम फिर से नए ढंग से या नए हमको वो फिर से प्राप्त हो जाएं। और आ का मतलब ये होता है कि आ का मतलब होता है नहीं। आ का आप ऐसे समझे, आ का मतलब होता है नहीं, ठीक है, जिनको हम फिर से प्राप्त ना कर सके। आपके यहाँ 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसमें आपने जितना फ्यूल डलवाया, ठीक है, एक मात्रा में ही तो पड़ता है, आपने पूरी टंकी फुल करा ली, ठीक है, मात्रा ये भी हो गई कि पूरी टंकी आपने फुल करा ली। आपने जितनी यात्रा की उसके अकॉर्डिंग फ्यूल खत्म हुआ। एक टाइम आता है पूरा खत्म हो जाता है। अब आप सोचे कि क्या कोई एक जादू की छड़ी ऐसी घुमाएंगे कि ये फ्यूल फिर से आ जाएगा? वो फ्यूल नहीं आएगा। अब आप जाएंगे पेट्रोल टंकी पे, है ना, वहां से आप फिर से भराएंगे, यही तो होता है ना। तो यानी वो फ्यूल आपका वापस नहीं आया, तो वो किसमें आता है, अनवीकरणीय, यानी वो फिर से वापस नहीं आता है। और नवीकरणीय में क्या होता है, जैसे सूर्य ऊर्जा है, आपने उसको यूज किया, भाई बहुत जगहों पे गाँव में ज्यादातर सब कहीं लगे हुए हैं सौर ऊर्जा, तो वो अपने टाइम पे खत्म भी हो जाते हैं। जब सूरज निकलता है चार्ज हो जाता है और उसके बाद यूज किया जाता है, और उसके बाद वो फिर से अगर खत्म हो गया तो फिर से सूरज निकला, फिर से वो चार्ज हो गया। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि ये नवीकरणीय है, यानी फिर से पुनः से प्राप्त किया जा सकता है। और बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी लोगों को रहती है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। लेकिन आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि अनवीकरणीय का मतलब ये होता है कि हमने एक बार यूज कर लिया, अब हमें वो पुनः नहीं प्राप्त होंगी। लेकिन नवीकरणीय में ये होता है कि हमने एक बार यूज किया और हमें पुनः से वो प्राप्त हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं सीरीज की तरफ और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, विज्ञान के दैनिक जीवन हेतु देन को समझाएं। तो आपको पता है कि जितनी भी हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे क्या श्रम को बचाती हैं और समय को बचाती हैं, वो सभी क्या है, वो विज्ञान की ही देन है। तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से अनेक परिवर्तन आए हैं। कृषि कार्य शीघ्र हो, इसलिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की ही देन है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन का सुलभ साधन टेलीविजन घर घर में पाया जाता है। गैसीय ईंधन द्वारा शीघ्र खाना पक जाता है।
इससे समय, श्रम, प्रदूषण से भी बचत हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दैनिक जीवन में जो चीज़ें हैं, जैसे आपका भाई सुविधा आपको मिलती है, जैसे आपका कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है, ये विज्ञान की ही देन है। पहले ऐसा होता था भाई, पैसा किसी के पास कितना भी होता था, पहले के लोग, राजा महाराजा लोग, भाई पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन ये सभी चीज़ें नहीं थी, है ना, उनको ये सभी चीज़ें नहीं मिली, कि कहते नहीं कि पैसा लगा के भी चीज़ें नहीं मिली। लेकिन आज हम लोगों को ये किस वजह से मिला, तो ये सब विज्ञान की ही देन है। किचन में ले लीजिए तो वहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, है ना, या जो गैस चूल्हा हो गया, तो ये सब क्या है, ये विज्ञान की ही देन है। तो इसमें क्या होता है, समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। अभी यहाँ पे आप ले लें मनोरंजन के साधन, भाई टीवी है और आपका कंप्यूटर है, ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये भी विज्ञान की ही देन हो जाती है। तो आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लेंदी साहब को इसमें जो छपा हुआ है वो आप वही सटीकता से बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चीज़ों को समझें और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करें। समझ के लिखने में ज़्यादा फायदा होता है, रटन पद्धति तो अच्छी होती ही नहीं है, ठीक है ना। और देख लेते हैं यातायात के विभिन्न साधन, रेलगाड़ी, बस तथा वायुयान है, जिसके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा तय की जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये है, पहले लोग क्या करते थे, थोड़ी सी यात्रा करने के लिए जैसे 1 हफ्ता बाद पहुंचना होता था, तो आज से वो चलना स्टार्ट कर देते थे और वो धीरे धीरे पैदल जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, विज्ञान की देन हो गई कि जिसमें रेलगाड़ी, बस, ट्रक, वायुयान, ये सभी चीज़ें आई। तो इसमें क्या हुआ, लंबी से लंबी यात्रा करने में कुछ ही घंटों का समय लगता है और मनुष्य बैठा कहाँ पे होता है और कुछ ही घंटों में कहाँ से कहाँ पे पहुँच जाता है ना। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्रों, यातायात एवं संचार के साधनों तथा अन्य प्रकार के साधनों एवं सामग्री का विकास संभव हो पाया। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याएं जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी हैं को सुलभ कराने में सहायता की है। पंप तथा नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराती हैं। आज उत्तम बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो भाई देखिए, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे विज्ञान की देन नहीं है। हर जगह पे विज्ञान ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वो आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, वो आप चिकित्सा के क्षेत्र में ले लें, वो आप यातायात के क्षेत्र में ले लें, मतलब कोई भी जगह हो, हर जगह पे, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, क्रिकेट मैच और देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोहों का आंखों देखा हाल हम टेलीविजन पर हर समय देख सकते हैं। पहले ऐसा तो नहीं था, लेकिन पहले क्या होता था, हमें कोई चीज़ जाननी होती थी, हमें किसी को भेजना होता था, वहाँ से पता करके वो आता था, तब हमें बताता था वो बंदा। लेकिन अब क्या है, हमने टीवी खोली, फटाक से वो चैनल लगाया और चीज़ें हमें प्राप्त हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेलीफोन और मोबाइल द्वारा हम दूर स्थित किसी व्यक्ति के क्षेत्र में अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उसका सही रूप में अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा, है ना। और एक चीज़ और है कि सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे ढंग से यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही को यूज़ करना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी नहीं यूज़ करना है, उनके लिए हमें कुछ बाकी ही नहीं रखना है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से और जितना हो सके उसकी बचत करनी चाहिए, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के दुरुपयोग के किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। अभी देखिए, वही चीज़ आ गई कि पहले विज्ञान हमारे किस तरह से सहायक है, और अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो विज्ञान है तो वो दुरुपयोग की किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो दुरुपयोग को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अब हमारा हो जाता है कि विज्ञान विकास तथा आविष्कारों में सहायता करता है, लेकिन कभी कभी विज्ञान का दुरुपयोग भी होता है, इससे बहुत हानि होती है। विज्ञान में असीमित उपयोग से उत्पन्न कुछ समस्याएं अग्र हैं। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। भाई देखिए, जहाँ पे कहते नहीं है, कोई चीज़ अगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है तो वो नुकसानदायक भी है, ठीक है ना।
तो जैसे विज्ञान है हमारे लिए कहते नहीं कि वरदान है, लेकिन एक तरफ ये अभिशाप भी है, क्योंकि इसका जब हम जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं जो विज्ञान की तरफ से हमें मुहैया हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, अब जैसे ये यातायात के साधन है, इसमें जो धुआं निकलता है तो ये क्या है, ये पर्यावरण प्रदूषित कर रहा है ना। फिर रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केचुआ, सांप आदि की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि जब कीटनाशक दवाओं का यूज़ होता है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाएं जब उसमें डाली जाती हैं, तो अगर वो फ़ायदा कर रहा है किसी चीज़ पे, वो दवाएं किसी चीज़ पे फ़ायदा कर रही हैं तो किसी चीज़ पे नुकसान भी कर रही हैं। और जो किसान होते हैं उनका दोस्त कौन कहलाता है, केचुआ कहलाता है ना। तो उसकी भी मृत्यु हो रही है, और जब मृत्यु हो रही है तो ये नुकसानदायक ही तो है। और सांप भी देखिए किसान का जो है ये दोस्त ही होता है, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी को पोली बनाता है। ये मिट्टी यहाँ पे मिट्टी के अंदर होता है, जो केचुआ होता है ना, तो मिट्टी के अंदर होता है, वो मिट्टी को खोदता है और क्या होता है, मिट्टी जो है ये उपजाऊ बनती है, यानी ये इसका मित्र होता है। किसका, तो किसान का मित्र होता है। उसके बाद है भूजल के असंयमित दोहन से भूजल नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं, तालाब एवं ट्यूबवेल सूखते जा रहे हैं। तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनियां उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मानव बस्तियों में कूड़े, कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। भाई बिल्कुल सही बात है कि जब इतनी समस्याएं आएंगी, हमारे फायदे तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं है, लेकिन साथ में नुकसान भी हमको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। सजीव वस्तुएं किन्हें कहते हैं, सजीवों के पांच लक्षण लिखिए। तो सजीव यानी मतलब जिसमें जीवन है, सजीव जो जिंदा है ना, तो उनको क्या कहते हैं, तो वो सजीव हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं, सजीव किसे कहते हैं और सजीवों के 5 लक्षण लिखे। तो सभी जीवधारियों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं से पृथक किया जाता है। अब आप ऐसे भी कह सकते हो, निर्जीव से पृथक करना सजीव कहलाता है, या जिनमें जान होती है वो सजीव होते हैं, वो जिंदा होते हैं। ये लक्षण इसमें क्या है, निश्चित आकार एवं माप है, कोशिकीय है, कोशिकीय संरचना, शारीरिक संगठन, उपापचय, श्वसन, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन, गति, संवेदनशीलता तथा अनुकूलन, प्रजनन, जीवन चक्र। अब हम लोग कैसे हैं, हम लोग क्या है, जिंदा है। हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं, मान लीजिए टेबल है, क्या ये जिंदा है, ये सजीव है? नहीं। आपने छोटे क्लास में यानी 1st, 2nd, 3rd में आपने सभी चीज़ें पढ़ रखी हैं, सजीव निर्जीव, है ना। तो जो टेबल है, क्या ये सजीव है या निर्जीव? भाई इसमें जान तो नहीं है, जितनी बड़ी आपने बनवाई उतनी ही इसको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सांस नहीं लेता, इसमें जीवन नहीं है, यानी ये निर्जीव है। आपके पास में पानी की बोतल रखी हुई है, तो ये जो पानी की बोतल है, तो क्या ये सजीव है? भाई ये निर्जीव है। आपके पास में बहुत सा ऐसा सामान रखा हुआ है, आपकी चेयर हो गई, आपका बैग हो गया, और भी जितनी भी चीज़ें आपके आसपास में, आप घूम फिर के देखिए इसको कि कितनी चीज़ें निर्जीव हैं। और आप क्या है, आप सजीव हैं, आप जिंदा हैं, आपको श्वसन की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको खाने की भी ज़रूरत पड़ती है, आप में वृद्धि भी होती है, पोषण भी होता है, गति भी है, उत्सर्जन भी है, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से सजीव ये चीज़ें हो गई। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो निर्जीव के अपोजिट है वो सजीव है, या हम सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं जिसमें जान होती है वो सजीव होता है, जिसमें जान नहीं होती है वो निर्जीव होता है। ठीक है, मानव निर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, मानव निर्मित जिसको मानव ने बनाया वो मानव निर्मित है। प्राकृतिक वस्तुएं जो हमें प्रकृति की तरफ से प्राप्त हुई वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अब हम देखिए बात कर लेते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं वो होती हैं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं अपनी बुद्धि और कौशल द्वारा किया जाता है। अब देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ऐसा तो नहीं ऊपर से उतर के आया, हालांकि ऊपर वाले ने ही माइंड दिया है, लेकिन बनाया तो इसको मनुष्य ने है। मकान किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। और यहाँ पे समझ लेते हैं, गाड़ी हो गई, साइकिल हो गई, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, रेशम, कांच, प्लास्टिक, चार्ट, मॉडल, मोबाइल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जितनी भी आप ये सब चीज़ें ले लीजिए, इसको किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। जूता, चप्पल, कपड़ा, ड्रेस, यूनिफॉर्म,
बुक्स, सब चीज़ें क्या है, ये मानव निर्मित है। अब देख लेते हैं प्राकृतिक वस्तुएं। ज़रूरी नहीं है जो इसमें प्रिंट है, जो इसमें छपा हुआ है, आप सटीक वही लिखें। आपके आसपास में आप जब भी शिक्षा प्राप्त करें, अपने आसपास में चीज़ों को देखें, उससे जुड़ें, तब वो शिक्षा बेहतर होती है। क्योंकि एक चीज़ अगर आपने सीखी है तो 10 चीज़ों का अनुभव आपको होना चाहिए, है ना। प्राकृतिक वस्तुएं, जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। नदी, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज, चंद्रमा, सूर्य, अनाज, मोम आदि, ये सभी चीज़ें क्या है, ये प्रकृति की तरफ से। भाई अनाज क्या है, आपने छोटा सा बीज डाला, बड़ा हो गया, मानव ने डाला, लेकिन बड़ा हो गया। कब वो बड़ा हो जाता है, कब उसमें फूल आते हैं, कब उसमें फल आ जाते हैं, यानी कब उसमें अनाज आ जाता है, कैसे आ जाता है, अब आप सोचते ही रह जाएंगे। अभी उसमें एक बाली होती है, जहाँ पे गेहूं रखा होता है। मानव में इतनी क्षमता नहीं है, मानव कितना भी आगे निकल गया हो, कहते नहीं चांद पे पहुंच गया, लेकिन उस अनाज को वो उस तरह से बाली में नहीं रख सकता। क्योंकि कुछ चीज़ें जो प्राकृतिक की हैं वो प्रकृति पर ही निर्भर हैं, और प्राकृतिक के सिवा और कोई नहीं कर सकता उसको, है ना। इस चीज़ से तो आप सहमत है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये प्रकृति की तरफ से प्राकृतिक वस्तुएं हो जाती हैं, मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस कारण इसे भारत माता कहा जाता है। यानी क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारतीय परंपरा में प्रकृति को माता के समान पूज्य माना जाता है, और क्योंकि प्रकृति ही मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इस कारण इसे भारत माता कहा गया है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं वैज्ञानिक विधि के चरण बताएं। तो वैज्ञानिक विधि के चरण: जिज्ञासा, प्रश्न करना, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण, वर्गीकरण करना, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना, ये सभी हो जाता है। सजीव निर्जीव वस्तुओं में अंतर आपको करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, आप अंतर कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले आपका हो गया, जो सजीव है वो जिंदा है, जो निर्जीव है वो जिंदा नहीं है। सजीव को क्या है, खाने की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, निर्जीव को ऐसा नहीं है कुछ। सजीव में क्या है, वो बढ़ेगा। भाई हम लोग क्या है, पहले छोटे थे, बच्चे थे, हम लोग शिशुअवस्था में थे, फिर बाल अवस्था में आए, फिर किशोर अवस्था में आए, आप प्रौढ़ावस्था में आएंगे, वृद्धावस्था में आएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सजीव हैं तो उनमें वृद्धि होती है, प्रजनन होता है ना। लेकिन जो निर्जीव है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे आप देख लें भाई, जो हम लोगों को क्या सांस की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारी टेबल है, कुर्सी हैं, इनको ना तो सांस की या ना सांस लेते हैं, ना इनको भोजन की नीड होती है, ना इन्हें जल की नीड होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पोषण: सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, शारीरिक क्रियाओं के लिए इन्हें भोजन से ही प्राप्त होता है। निर्जीव को क्या होता है, भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ भाई होती है, भाई हमारा मान लीजिए ये हमारा स्टैंड है, ये हमारी पानी की बोतल है, ये हमारी चेयर है, ये हमारी टेबल है ना। ये सभी चीज़ों को क्या, ये हमारा बॉक्स है, तो इन सभी चीज़ों को क्या भोजन की आवश्यकता हुई, जल की आवश्यकता हुई, सांस की आवश्यकता हुई, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। अब है अनुकूलन क्या है। अनुकूलन होता क्या है, यानी हम जहाँ पे हैं उसके अनुकूल हमको ढलना है, जैसा वातावरण है उसके अनुकूल हमें रहना है। अनुकूलन इसी को तो कहते हैं ना। हम कहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बारिश होती है ना। ऐसे यहाँ ऐसे वातावरण में हम लोग, हमारा शरीर यहाँ पे है, उसके अनुकूल है, ढला हुआ है। जहाँ पे 12 मास सर्दी रहती है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका शरीर वहाँ के अकॉर्डिंग है। जहाँ पे सब दिन गर्मी ही रहती है, वहाँ पे उनका शरीर उस अकॉर्डिंग है। यानी जहाँ पे जो रह रहा है वो उसके अनुकूल है, और यही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अब हम समझ लेते हैं, हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ ज़मीन यानी थल पर पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि। आदि का मतलब ये होता है कि बहुत सी चीज़ें, आप सिर्फ कुत्ता बिल्ली ही क्यों, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, शेर, हाथी, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। इन्हें थलचर कहते हैं। भाई ये स्थल पर रहते हैं ना, यानी ज़मीन पर रहते हैं। कुछ जल में पाए जाते हैं। अब जैसे अब मछली हो जाती हैं, है ना, तो ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये जल में पाई जाती हैं। कुछ जल और थल दोनों में निवास करते हैं। जैसे कौन हो जाता है, जैसे कछुआ हो जाता है, मेढक हो जाता है, और ये उभयचर कहलाते हैं। कुछ जंतु वायु में उड़ते हैं, इन्हें नभचर कहते हैं। भाई नभ मतलब क्या हुआ, आकाश हुआ,
और चर उसमें चलने वाले, उसमें रहने वाले, तो ये नभचर हो जाते हैं। जैसे कौवा है, गौरैया है, गिद्ध है, और भी आप लिख सकते हो। ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है पेड़ पौधे अधिकतर भूमि स्थल पर पाए जाते हैं, परंतु कुछ पौधे पानी में भी वास करते हैं। जैसे जलकुंभी, कमल आदि हो जाते हैं वो स्थान जिसमें कोई पौधा उगता है अथवा कोई जंतु निवास करता है, उसका आवास वास स्थान कहलाता है। प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद चलते हैं जलीय पौधे तथा जानवर अपने को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं। भाई ऐसा होता है ना कि जो जहाँ पे वही चीज़ जो जहाँ पे रहता है उसके अनुकूल पहले से ही ढला होता है। अभी हम लोग जल में रहें तो क्या रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारा जो शरीर है वो नहीं बना हुआ है। मछली है क्या भूमि पर, ज़मीन पर रह सकती है, पेड़ पर रह सकती है, या आकाश में उड़ सकती है? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि वो कहाँ के अनुकूल बनी हुई, उसका जो शरीर है वो कैसा है, तो वो जल के अनुकूल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं भिन्न भिन्न परिवेश में जंतु एवं पेड़ पौधे अपने को निम्न प्रकार अनुकूलित रखते हैं। तालाब में जल की विभिन्न प्रकार की जंतु जैसे मछलियाँ, मेंढक, कछुआ, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जल में डूबे हुए तथा कुछ तैरते हुए पौधे दिखाई पड़ते हैं। जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहलाते हैं। बिल्कुल भाई, जब जल में रहेंगे तो वो जलीय जंतु तो कहलाएंगे। और मछली का शरीर नाव के आकार को होता है। भाई ऐसे ही तो होता है मछली का शरीर, मछली ऐसे ही तो होती है ना, मछली जो है आपकी ऐसे ही तो होती है ना। तो ये कैसे नाव के आकार की होती है। और उसकी क्या होता है, इसके दोनों सिरों पर नुकीले और बीच वाला भाग कैसे होता है, तो चौड़ा होता है। और इस तरह की आकृति को धारारेखित कहते हैं। धारारेखित शरीर तैरने में सहायता करता है। और मछली के शरीर पर पंख है, इनकी सहायता से यह तैरती है। मछली की पूंछ और पंख पतवार की तरह काम करते हैं। मछली में सांस लेने के फेफड़े, जो सांस लेते तो फेफड़े के स्थान पर गलफड़े गिल्स होते हैं। गलफड़े, पंख तथा धारारेखित शरीर मछली को जल में रहने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। मछली के मुंह में जल प्रवेश करता है और गलफड़े से बाहर निकल जाता है। अब हम लोगों के अगर मुंह में प्रवेश कर जाएगा तो ज़्यादा कर जाएगा तो हम लोग तो मर जाएंगे ना, क्योंकि हम लोगों में ऐसी क्षमता नहीं है कि मुंह में अगर जल जाता है तो गलफड़ों से हम बाहर उसको निकाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गलफड़े सोख लेते हैं। इस तरह मछली श्वसन करती है। यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो यह जीवित नहीं रह पाएगी। हम लोग अगर जल में डूब रहे हो तो निकाला जाए तो जिंदा हो जाएंगे, और मछली अगर जल में और बाहर निकाल दी जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी मछली जल के अनुकूलित है, उसका शरीर है, और हम स्थल के, है ना। मेंढक तथा बतख के पैरों की उंगलियों के बीच झिल्ली या जाल पाद होता है, और जाल इन्हें जल में तैरने के पतवार की तरह सहायता करता है। जलीय पौधे के तनों के अंदर असंख्य खाली स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहते हैं, जिन्हें वायु भरी रहती है, जिसमें जलकुंभी। इस कारण ये हल्के और मुलायम होते हैं और पानी की सतह पर तैरते हैं। इस प्रकार इन पौधों की रचना जल में रहने के अनुकूल होती है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली होती हैं। इन पौधों की मुख्य विशेषता बताएं। अब जब मरुस्थल में जो पौधे होते हैं वो नुकीले होते हैं, आखिर क्यों ऐसा होता है तो समझ लेते हैं। मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां का कांटे के रूप में रूपांतरित होने का कारण है पत्तियों की सतह में पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ता रहता है। मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहां का वातावरण शुष्क होता है, तब पत्तियों में पानी वाष्प बनकर उड़ ना जाए इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इन पौधों के तने हरे एवं चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर देखा जाए तो ये अंदर से स्पंज जैसा जलयुक्त तथा लसदार होता है। यह अपने अंदर अधिक पानी संचित कर लेता है। कांटे जैसी संरचनाएं जल को हानि को कम करती हैं और चरने वाले जंतुओं से पौधों की रक्षा भी करती हैं। पौधों की भांति मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के भी कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अनेक प्रकार के सर्प, मक्खियाँ, चूहे, कीट व छिपकली आदि मरुस्थल में पत्थरों के नीचे या छिद्रों और दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं की अधिकांश त्वचा मोटी होती है और शरीर में पानी के हास्य को रोकती है। क्योंकि देखिए मरुस्थल की बात यहाँ पे हो रही है, और मरुस्थल में क्या होता है कि वहाँ पे पानी की कमी होती है, पानी कम पाया जाता है। तो ये पौधे क्या करते हैं कि जो पानी होता है वो संचित कर लेते हैं और वो कहाँ पे पहुँचाते हैं, जैसे ये कांटेदार होते हैं ना, यहाँ पे हम देख लेते हैं इस तरह से कांटे निकले होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो पत्तियां होती हैं उनमें कांटे निकले होते हैं।
तो जो पानी की होती है ना मात्रा, तो यहाँ पे ये संचित कर लेते हैं और ये कांटे नुमा बन जाते हैं। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो प्राकृतिक संसाधन भाई हमारे आसपास में जैसे वायु है, जल है, मिट्टी है, लवण है, ऊर्जा है, ये क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है क्या? देख लेते हैं। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, है ना। यही कारण है कि यहाँ जीवन है। वायु के विभिन्न गैसों की मात्रा निश्चित है। इन गैसों के प्रतिशत में परिवर्तन से जीवों हेतु आवश्यक परिस्थितियां प्रभावित होती हैं। जल प्रकृति की सबसे अमूल्य संपदा है। पृथ्वी ग्रह की जीवनदायिनी विशेषताओं में पानी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जल का 75% भाग है जिसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। कितना जल है? तो 75। मिट्टी अथवा भूमि की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी द्वारा हमारे लिए खाद्यान्न, सब्जियां, औषधि, लकड़ियां इत्यादि की पूर्ति मिट्टी में उगने वाले पौधों के उत्पादन से होती है। लवण जैसे या खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी समाप्त होने वाले हैं। इस खनिजों की मात्रा सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। कोयला यानी ऊर्जा, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जल शक्ति आदि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। तो सबसे पहले अनवीकरणीय स्रोतों को समझ लेते हैं। कच्चे तेल से प्राप्त होने वाले पेट्रोल और डीजल को कार, बस, ट्रक, ट्रेन, विमानों आदि को चलाने में काम में लाया जाता है। इसी प्रकार केरोसिन और प्राकृतिक गैसों की लैंप के स्टोव आदि में ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है। हमें ज्ञात है कि कच्चा तेल, कोयला व प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में उपलब्ध है। भाई ये सभी चीजें, ऐसा तो है नहीं एक बार आपने गाड़ी में डीजल पेट्रोल डाला और वो जिंदगी भर चलते रहे, ऐसा नहीं है। ये अपने टाइम पे खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए आपने थोड़ा सा स्टोर किया, वो खत्म हो गया, तो जहाँ पे ज्यादा स्टोर है वो भी खत्म हो जाएगा, उससे भी ज्यादा कहीं पे स्टोर है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी ये सीमित इसकी मात्रा है और ये खत्म भी हो जाएंगे, तो इसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती, इसका बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। भाई ये अनवीकरणीय, आ का मतलब जहाँ पे आ लग जाता है तो नहीं हो जाता है, यानी इसको हम नहीं दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो अनवीकरणीय स्रोत ये हो जाते हैं और इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है भाई। जो अनवीकरणीय स्रोत पूछ लिया जाए तो कुछ लोग क्या करते हैं, नवीकरणीय स्रोत समझ लेते हैं। तो आ का मतलब है जो हमें बार बार प्राप्त ना हो पाए, जिनको हम एक बार यूज कर लें और फिर उनको हम ना प्राप्त कर पाए। जैसे मान लीजिए हमने अपनी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल जैसी भी है आपकी गाड़ी, उसमें आपने डलवा लिया, ठीक है। अब वो एक टाइम तक चलेगा, जितना आपने डलवाया, जितने लीटर आपने उसमें डलवाया, एक टाइम पे वो खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से आप समझें कि जो चीज़ खत्म हो रही है वो क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। और नवीकरणीय जिसका हम पुनः से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी नया हम फिर से बना सकते हैं। ऐसे ट्रिक समझ लो कि जिसको हम नया फिर से बना सकते हैं। तो नवीकरणीय स्रोत न केवल पर्यावरण अनुकूलन है बल्कि प्रचुरता से उपलब्ध भी होते हैं, जैसे जल, पवन, सूर्य का प्रकाश। भाई सूर्य का प्रकाश कैसा है, चाहे आप जितना उसको यूज करें, यानी वो पृथ्वी पर उसने अपनी रोशनी डाल दी, उसने अपनी गर्मी डाल दी। ऐसा नहीं आप थोड़ा सा यूज करेंगे तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी या उसकी गर्मी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। भूतापीय, समुद्री तरंगे, हाइड्रोजन व ज्योभार आदि कुछ संभावित ऊर्जा के स्रोत हैं जो नवीकरणीय स्रोत हैं। तो अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अनवीकरणीय, आ का मतलब जो फिर से प्राप्त ना हो सके, नवीकरणीय जो फिर से प्राप्त हो सके। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और चीज़ें आप लोगों की समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर नए हैं आप चैनल पर और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।